क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए आप लोग पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, क्वेश्चन समझिए, अटेम्प्ट कीजिए, फिर यहाँ सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1। तो ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा और समझने की कोशिश की। नहीं समझ आया तो देखिए, इसमें हमें दिया गया है कि साइमल्टेनियसली एक साथ दो स्टोन्स को फेंका जा रहा है। कहाँ से फेंका जा रहा है? एक क्लिफ है जिसका हाइट ग्राउंड से 240 मीटर है। ये ग्राउंड है नीचे। इस क्लिफ से, इस लेवल से दो स्टोन्स को फेंका गया। पहले स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया। ऊपर फेंका गया कैसे पता चला मुझे? लिखा है थ्रोन अप। तो अपवर्ड डायरेक्शन में पहले स्टोन को 10 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है और दूसरे स्टोन को 40 मीटर पर सेकंड स्पीड से ऊपर फेंका गया है। ठीक है, लेट्स से ये पॉइंट है ए। स्टोन ऊपर जाएगा और एक पॉइंट के बाद फिर नीचे की तरफ आएगा। एज से फेंका है, क्वेश्चन में मेंशन किया है कि ना एज से फेंका गया है। तो एज से अगर फेंका है तो आपको ये कंसीडर करना है कि ये जब लौट कर नीचे आ रहा होगा तो दोबारा क्लिफ पर नहीं टकराएगा, ये नीचे जाएगा, ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, एक बार क्लिफ से फेंक दिया, अब दोबारा आकर वो क्लिफ के ऊपर नहीं गिरेगा, नीचे जाएगा सीधा ग्राउंड पर। 2 के साथ भी ऐसा ही हुआ। ठीक है, ज़्यादा स्पीड से फेंका है, ज़्यादा ऊपर तक जाएगा और फिर लौट कर नीचे आएगा। ये कोई पैराबोलिक मोशन नहीं है। ठीक है, ये तो समझाने के लिए इस तरह से दिखा दिया गया है। ये एक्चुअल में अगर ऐसा टर्न नहीं ले रहा है। ठीक है, रियलिटी में तो कैसा है, ये इस तरह से ऊपर गया और उसी पॉइंट से लौट कर अब ये नीचे आ रहा है। ठीक है, ये सिर्फ हमने समझाने के लिए, क्लैरिटी के लिए ऐसा बनाकर दिखा दिया। तो ये लोअर मोस्ट पॉइंट जो है, इसे नाम दिया हमने पॉइंट से बी। तो ए से बी तक के लिए इक्वेशंस लिख रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है पहले ये तो डिस्कस किया ही नहीं। क्वेश्चन है हमें फाइंड क्या करना है, पहले वो तो देख लीजिए। क्वेश्चन में हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ फॉर टाइम वेरिएशन, कि टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। क्या वेरी कर रहा है? रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेकंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। आप ऑब्जर्व कीजिए, पोजीशन तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल एक्सिस के अलोंग चेंज हो रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पोजीशन में कोई चेंज है ही नहीं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ही सिर्फ पोजीशन में चेंज है। हम लोग वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, तो जो भी पोजीशन में चेंज हो रहा है वो वाई एक्सिस के अलोंग ही हो रहा है। एक्स एक्सिस के अलोंग मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। तो उन्होंने पूछा है रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेकंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेकंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। पोजीशन है, वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में लिखिए। तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ 2 माइनस पोजीशन ऑफ 1। ये होता है। ठीक है, थियरी में सीखा हमने। ठीक है, तो ये ग्राफ हमें प्लॉट करना है। y2 विद रिस्पेक्ट टू 1, y कैसे वेरी कर रहा है, पोजीशन कैसे वेरी कर रहा है 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, इसका ग्राफ बनाना है टाइम के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो देखिए हमने एनालिसिस शुरू किया। पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए इक्वेशन लिखिए। पहले लिखा है स्टोन 1 के लिए, इसे ब्लू कलर में लिख देता हूँ। पहले स्टोन 1 के लिए
स्टोन 1 के लिए इक्वेशन लगाइए S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनफैक्ट दोनों के लिए इक्वेशन लगाइए आप, स्टोन 1 के लिए भी और 2 के लिए भी। कौन सा इक्वेशन लगा रहे हैं? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों लगाया ये इक्वेशन? क्योंकि ये मोशन यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगातार जी एसेलरेशन बना हुआ है बिना किसी चेंज के, तो इसीलिए ये वाला इक्वेशन यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो 1 के लिए इक्वेशन लिखा। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एसेलरेशन सब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अगर वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो साइन के साथ लिखना चाहिए, डायरेक्शन के साथ लिखना चाहिए। तो डायरेक्शन हम कंसिडर कर लेते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी वेक्टर्स हैं उन्हें हम पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी रहेगा वो नेगेटिव। ठीक है, तो पॉइंट ए से हम डिस्प्लेसमेंट काउंट कर रहे हैं, तो ये आपका रेफरेंस लेवल हो गया। जो क्लिफ का टॉप मोस्ट पॉइंट है वो रेफरेंस हो गया। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ए से बी तक अगर देखोगे, देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे देखा जाता है। डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर। तो इनिशियल पोजीशन कहाँ है? ये दिखाई दिया, मैंने रेड से मार्क किया। बॉल 1 के लिए देखिए इनिशियल पोजीशन क्या है, यही तो है। ठीक है, और फाइनल पोजीशन क्या है? ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से मार्क कर देते हैं हम इसे। ये है इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को जब आप कनेक्ट करते हो तब जो वेक्टर बनता है, जो रेड कलर वाला वेक्टर आपको दिखाई दिया, आई से एफ, इनिशियल से फाइनल, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, ये बॉल भले ही ऊपर गया फिर नीचे आया, लेकिन इनिशियल पोजीशन तो ए था और फाइनल पोजीशन बी है। तो ए से बी की तरफ तो ये वेक्टर आ रहा है रेड कलर वाला, तो ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिखना है? 240 मीटर, और डायरेक्शन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड को हमने नेगेटिव कंसीडर किया है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट -240 लिखा इज इक्वल टू। ये हमेशा याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट में जैसे भी कंफ्यूजन होता है, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, कौन सा रास्ता फॉलो किया उससे मतलब ही नहीं है। आप तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को कनेक्ट कीजिए, ये जो वेक्टर है ये कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फिर हम फिर से क्वेश्चन पर लौट कर आते हैं। तो -240 वैल्यू पुट किया इसका। इनिशियल वेलोसिटी, स्टोन 1 की बात कर रहे हैं हम, तो स्टोन 1 के लिए ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है, तो ऊपर की तरफ है इसलिए पॉजिटिव लिया। टी हमें पता नहीं कितने टाइम बाद ऑब्जेक्ट 1 ए से बी पर पहुंचेगा, तो ये टाइम हमें लिखना है। ये टाइम कौन सा टाइम है? ए से बी तक का टाइम हमने ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया है। ठीक है, ए से बी के लिए इक्वेशन लिखा जा रहा है, प्लस हाफ टाइम्स एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी है। क्वेश्चन में दिया है कि जी का वैल्यू 10 ले सकते हो, जी का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव माना है, तो माइनस जी, मैंने -10 इसका वैल्यू पुट किया इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, टी स्क्वायर है ये, टी स्क्वायर है ना, इक्वेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये बन रहा है -240 इज इक्वल टू 10t प्लस इंटू माइनस माइनस 10/2 होता है 5t स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है। 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 240 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन लेकर हटा दीजिए, 5 कॉमन लेकर 0 से डिवाइड कर दिया, तो इस तरह का बन रहा है टी स्क्वायर माइनस
2t माइनस 48 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कीजिए, -48 लिखा है तो इसका स्प्लिटिंग हो जाएगा इजीली। 6 8 48 होता है ना, तो -8t प्लस 6t, या जैसा भी आप धाराचार्य फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके भी निकाल सकते हो रूट्स। तो यहाँ से आ रहा है आपके फैक्टर्स, एक तो आएगा t -8, एक आएगा t प्लस 6 इक्वल टू 0। तो t के दो वैल्यूज़ आ रहे हैं, तो यहाँ से तो आएगा t इक्वल टू -6, तो ये तो चलेगा नहीं, ठीक है। t का वैल्यू -6, टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये थोड़ा डिस्कार्ड कर दिया। हाँ, तो ये सही वैल्यू क्या आ रहा है, t इक्वल टू 8। तो t इक्वल टू 8 निकाला हमने। तो क्या कैलकुलेट किया आपने, ये अभी कैलकुलेट किया है पार्टिकल 1 को A से B तक पहुंचने में कितना वक्त लग रहा है, 8 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो पार्टिकल 1 के लिए हमने टाइम निकाल लिया इस पूरे जर्नी का। 1 से मतलब 1 पार्टिकल पॉइंट ए से ऊपर फेंका, टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा, फिर नीचे लौट कर आया और ग्राउंड को पॉइंट बी पर जाकर हिट किया। यहाँ तक का पूरा जर्नी का टाइम हमने निकाला है अभी 8 सेकेंड। पार्टिकल 2 के लिए भी निकालते हैं, स्टोन 2 के लिए भी निकालते हैं। स्टोन 2 के लिए इक्वेशन लिखिए। स्टोन 2 के लिए वही A से B तक इक्वेशन लिख रहे हैं, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट, स्टोन 2 का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, स्टोन 2 का इनिशियल पोजीशन, ये मार्क किया मैंने इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन B ही है, इनिशियल पोजीशन A, फाइनल B, ये फाइनल पोजीशन, एक्सक्यूज मी, ये फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल की तरफ ये जो वेक्टर आ रहा है यही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फिर से डिस्प्लेसमेंट हुआ 240 मीटर, क्लिफ का जो पूरा हाइट है ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ, इसलिए माइनस ले रहे हैं, हमने साइन कन्वेंशन ऑलरेडी सेट किया है, तो इसे लिखा हमने -240। पार्टिकल को ऊपर की तरफ 40 से फेंका है, ऊपर का डायरेक्शन है इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड लिया। टाइम हमें फाइंड करना है, ए से बी तक कितना टाइम लग रहा है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन 10 लेने को बोला गया है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, तो इसीलिए -10 लिया। डाउनवर्ड हमेशा माइनस ही लेना होता है ऐसा नहीं है, हमने यहाँ पहले ही सेट किया है। ये देखिए साइन कन्वेंशन, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हर जगह ऊपर के डायरेक्शन में जो भी वेक्टर है उसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, नीचे के डायरेक्शन में जो भी वेक्टर है उसे नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो हम अपने ही साइन कन्वेंशन के हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा, तो ए की जगह लिखा -10 इंटू टी स्क्वायर, -240 इज इक्वल टू 40t, ये हो जाएगा -5t स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक बना 5t स्क्वायर -40t -240 इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लीजिए, तो t स्क्वायर माइनस 8t -240 इक्वल टू 0। -240 नहीं, कॉमन इसमें तो 5 कॉमन लिया तो 48 ही बचा, ये बचा 48। ठीक है ना, 5 8 40 और 5 48, ठीक है। अब इसे फैक्टराइज कीजिए, -8t लिखा है या -48 है, 12 4 48, तो इसे आप लिख सकते हो t स्क्वायर -12t प्लस 4t -48 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके फैक्टर्स क्या आएंगे, t t -12
प्लस 4t-12। तो t के दो वैल्यूज़ आ रहे हैं यहाँ से। एक फैक्टर बन रहा है t-12 और एक फैक्टर बन रहा है t+4 इक्वल टू 0। तो ये t इक्वल टू -4 तो पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव नहीं होता है टाइम, तो t इक्वल टू 12 करेक्ट आया, 12 सेकेंड। तो पार्टिकल 2 को पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने में कितना वक्त लग रहा है? 12 सेकेंड। तो पहले कौन पहुंचेगा, पार्टिकल 1 या पार्टिकल 2? पार्टिकल 1 के लिए निकाला था ये टाइम 8 सेकेंड है, पार्टिकल 2 के लिए 12 सेकेंड, दोनों को एक साथ फेंका गया। तो पहला पार्टिकल तो 8 सेकेंड में ही ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो 8 सेकेंड पर पहुंच गया, ठीक है। दूसरा पार्टिकल 12 सेकेंड बाद पहुंचेगा। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि जब पहला पार्टिकल, ये इस साइड से आपने फेंका है, ठीक है, तो जब पहला पार्टिकल, पहला स्टोन ग्राउंड को हिट करेगा, तो ग्राउंड को हिट करने के बाद वो उठेगा नहीं दोबारा, देयर इज नो रिबाउंडिंग। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया गया है कि अज्यूम स्टोन्स डू नॉट रिबाउंड, स्टोन रिबाउंड नहीं कर रहा है, दोबारा उछल कर ऊपर नहीं जाएगा, टकराने के बाद बाउंस नहीं करेगा। तो स्टोन 1 अब यहाँ आकर चिपक गया, ग्राउंड को एक बार हिट किया और उसकी पोजीशन फिक्स हो गई। तो t इक्वल टू 8 पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम हो रहा है। तो एट t इक्वल टू 8 सेकेंड स्टोन 1 ग्राउंड पर पहुंच गया और अब उसने मूव करना बंद कर दिया, लेकिन स्टोन 2 अभी भी हवा में है, वो नीचे गिर रहा है, रास्ते में कहीं तो है, ठीक है, और स्टोन 2 अभी भी नीचे आ रहा है। एग्जैक्टली मैं पता नहीं कहा है, अभी हमने चेक नहीं किया, हाँ, लेकिन स्टोन 2 अभी नीचे आ रहा है और अगले 4 सेकंड बाद वो नीचे पहुंचेगा t इक्वल टू 12 सेकंड पर। ये एनालाइज किया हमने। तो देखिए, हम रिलेटिव मोशन दो पार्ट्स में ब्रेक करके यहाँ पढ़ रहे हैं। एक स्टोन 1 जब ग्राउंड को हिट कर रहा है इससे पहले पहले तक, और एक इसके हिट करने के बाद। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि एक्सेलरेशन बदल रहा है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। जब तक स्टोन 1 ने, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, जब तक स्टोन 1 ने ग्राउंड को हिट नहीं किया तब तक स्टोन 1 और स्टोन 2 दोनों का एक्सेलरेशन अनचेंज्ड था, दोनों का स्टेट ऑफ मोशन जैसा था वैसा ही चल रहा था। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी एक्सेलरेशन से दोनों के दोनों फ्री फॉल कर रहे थे, ठीक है, फ्रीली फॉलिंग मोशन था। तो इसीलिए t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 8 ये एक टाइम पीरियड कंसीडर किया, और अब t इक्वल टू 8 से लेकर t इक्वल टू 12 सेकेंड तक, जब तक दूसरा स्टोन भी ग्राउंड पर गिर नहीं जाता तब तक एक दूसरा टाइम फ्रेम कंसीडर किया, ये दूसरा टाइम पीरियड, दोनों को अलग अलग एनालाइज किया। तो पहले टाइम पीरियड में जो हमें फाइंड करना है, जो रिलेशन फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या है, और 8 से लेकर 12 तक पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या है, ठीक है। तो पहले तो ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट था कि t इक्वल टू 8 सेकेंड के बाद स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। 1 के लिए तो चेंज हो रहा है, ठीक है, 2 के लिए चेंज नहीं हुआ था, 1 के लिए हुआ, लेकिन 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 हमें फाइंड करना है, तो रिलेटिव ही चेंज हुआ। बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो 0 से 8 तक, ठीक है, नया शीट लेकर आते हैं।
एक्सक्यूज मी। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं t इक्वल टू 0 सेकेंड से t इक्वल टू 8 सेकेंड तक। पोजीशन ऑफ स्टोन 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, पोजीशन ऑफ स्टोन 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 क्या है? ये होगा पोजीशन ऑफ 2 माइनस पोजीशन ऑफ 1। सिर्फ y ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सिर्फ y के अलोंग, मतलब सिर्फ वर्टिकल के अलोंग ही पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई पोजीशन में चेंज नहीं है। y2 क्या है? पोजीशन ऑफ 2। 0 से 8 सेकेंड तक तो फ्रीली फॉलिंग मोशन है, और अगर फ्रीली फॉलिंग मोशन है तो आप किसी भी इंस्टेंट पर पोजीशन इस तरह से लिख सकते हो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर आप लिखोगे पार्टिकल 2 के लिए, तो पार्टिकल 2 के लिए अगर लिखा तो किसी भी इंस्टेंट पर पार्टिकल 2 का पोजीशन, लेट्स से y2 इज इक्वल टू यू टी। यू पता है आपको पार्टिकल 2 के लिए दिया है 40 अपवर्ड डायरेक्शन में, हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया है, तो उसके अकॉर्डिंग लिखा इसे 40 t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन का वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में -10 है, g दिया है ना, मतलब g को -10 दिया है, तो इसलिए लिखा -10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये रिलेशन बन रहा है कि y2 इक्वल टू 40t माइनस 5t स्क्वायर। तो y2 का वैल्यू यहाँ लिख दिया, y2 को ये सब्स्टिट्यूट कर दिया जो अभी फाइंड किया हमने, 40t माइनस 5t स्क्वायर, ये y2 का वैल्यू आया। माइनस y1 वेक्टर क्या है? y1 को भी ऐसा ही लिखिए, ये 2 के लिए लिखा था, 1 के लिए लिखिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ये इक्वेशन में 1 का पोजीशन y1 इक्वल टू 1 का इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में 10, तो पॉजिटिव 10 प्लस हाफ इंटू ए, एक्सेलरेशन वही है 10, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए -10 लिखा, तो -10/2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आया y1 इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर। तो y1 को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या आ रहा है? 10t माइनस 5t स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 40t माइनस 10t, ये हुआ 30t, और ये -5t स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 5t स्क्वायर, तो 5t स्क्वायर तो कैंसिल होकर 0 हो गया। तो पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 30t आया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ से कहाँ तक के लिए? t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 8 सेकेंड तक के लिए। तो हमें ये ग्राफ प्लॉट करना था। हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है वो कौन सा है? y2 विद रिस्पेक्ट टू 1 वर्सेस टाइम, तो इतना समझ आ रहा है कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 8 सेकेंड तक, टाइम हम सेकेंड में ले रहे हैं। ये ग्राफ किस तरह का दिखाई दे रहा है? ये ग्राफ दिखाई दे रहा है y इक्वल टू mx टाइप का। इस तरह का ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये इस तरह का ग्राफ है, इस तरह का शेप आएगा ग्राफ का, ठीक है। और 8 पर पोजीशन कितनी है? रिलेटिव पोजीशन, आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो। इसमें t का वैल्यू अगर आपने पुट किया 8,
इसमें टी की जगह 8 पुट कीजिए ना, इसमें टी को लिखो 8, तो कितना आ रहा है y2 विद रेस्पेक्ट टू 1 आ रहा है आपका 30 इंटू 8 240, तो यहाँ पर आएगा वैल्यू 240। वैसे थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, ठीक है, ये आया 240 वर्टिकल एक्सेस पर y ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, ये प्लॉट किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे का मोशन t इक्वल्स टू 8 सेकेंड से t इक्वल्स टू 12 सेकेंड तक का मोशन, ये स्टडी करना है। तो इसके लिए फिर आगे बढ़े, अब ध्यान दीजिए, स्टोन 1 ने पहले स्ट्राइक किया, विल स्ट्राइक फर्स्ट, ये पहले टकरा रहा है ग्राउंड को जाकर, कब, एट t इक्वल्स टू 8 सेकेंड, ठीक है, और आफ्टर t इक्वल्स टू 8 सेकेंड स्टोन 1 टकरा कर रुक गया, तो आफ्टर t इक्वल टू 8 सेकेंड, t इक्वल टू 8 सेकेंड के बाद स्टोन 1 का स्पीड हो गया 0, स्टोन 1 का पोजीशन चेंज होना बंद हो गया है, ठीक है, तो स्टोन 1 का पोजीशन चेंज होना बंद हो गया है। तो पोजीशन क्या है देखो, अभी ये हमने क्लिफ बनाया था, फिर से बनाते हैं, ये क्लिफ था, ये ग्राउंड है, तो हमने रेफरेंस लिया था क्लिफ, यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे थे, ठीक है, इस पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे थे हम। तो इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो स्टोन 1 अभी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये है स्टोन 1, तो स्टोन 1 का डिस्प्लेसमेंट है -240, और ये पोजीशन अभी फिक्स हो गया है, इतना पोजीशन फिक्स हो गया है इसका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 240 240, अब ये बदल ही नहीं रहा है। तो स्टोन 1 के लिए तो अगर हम बात करें तो y1 तो फिक्स हो गया, y1 अभी कितना है, हम बात कर रहे हैं आफ्टर t इक्वल्स टू 8 सेकेंड, t इक्वल्स टू 8 सेकेंड के बाद अब y1 1 के लिए y चेंज ही नहीं हो रहा है, फिक्स हो गया है -240, ये समझ आया, -240 मीटर। लेकिन स्टोन 2 की अगर आप बात करो, स्टोन 2 तो अभी भी नीचे गिर रहा है, एग्जैक्टली इस लेवल से ऊपर है या नीचे उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये जस्ट इंडिकेट करने के लिए कि वो अभी भी हवा में ही है, ठीक है, हवा में मतलब फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है क्वेश्चन में, उसका टेंशन नहीं लो, हाँ फ्री फॉल कर रहा है, तो फ्री फॉल कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके लिए तो डिस्प्लेसमेंट अभी भी लिखा जाएगा, इसका पोजीशन तो अभी भी आप वैसे ही दोगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाकर, तो y2 क्या लिखोगे, y2 के लिए लगाइए s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो सेम जो हमने पहले लगाया था, क्या आया था, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाकर 40t माइनस 5t स्क्वायर, तो यही लिख दीजिए y2 ना, तो ये तो है कितना 40t माइनस 5t स्क्वायर, तो आपके पास y1 है y2 है, तो देखिए t इक्वल टू 8 से t इक्वल टू 12 के बीच में जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, t इक्वल टू 12 सेकेंड के बीच में जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है ये, पोजीशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 आ रही है, पोजीशन ऑफ 2 माइनस पोजीशन ऑफ 1, तो आपने वैल्यू पुट किया, पोजीशन ऑफ 2 क्या है, अभी लिखा है हमने ये 40t माइनस 5t स्क्वायर, ये तो अभी भी फ्रीली फॉलिंग मोशन वाला ही है, तो 40t माइनस 5t स्क्वायर माइनस y1 है -240, तो लिखा -240,
तो ये आ रहा है, अगर क्वाड्रेटिक कंसिडर करो तो y2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू आया है आपके पास -5t² प्लस 40t, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 240, 240। तो ये तो क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक ऐसा क्वाड्रेटिक जिसका t² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड पैराबोला बनना चाहिए। इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनेगा, बेसिक ग्राफ सीखे कि नहीं? चलो -5 मैं कॉमन ले लेता हूँ, -5 नहीं 5 कॉमन ले लेता हूँ। मैंने 5 कॉमन लिया तो ये बना -t² प्लस 5 8 ज़ा 40 t प्लस 5 48 ज़ा 240। इसका भी आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए तो कितना आएगा ये t² -80, इसके फैक्टर्स बन रहे हैं आपके। आप करके देखिए फैक्टराइजेशन, ये आएगा एक तो t-12 और एक आएगा -t-4। ठीक है, तो यहाँ से दो वैल्यूज आ रहे हैं, एक तो आ रहा है t=12 और एक आया है t=4, t=12 सेकेंड और t=4 सेकेंड। अच्छा, हम तो बात कर रहे हैं सिर्फ t=8 से 12 के बीच की, तो t=4 को तो डिस्कार्ड किया, तो t=12। तो दो रूट्स आ रहे हैं इसके, वैसे दो रूट्स निकाल लिए हमने। तो ओवरऑल इन जनरली ग्राफ देखा जाए तो कैसा आएगा इस क्वाड्रेटिक का? इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ इस तरह का है। एक तो ये 4 रूट आया t का वैल्यू, और t एक्सिस पर दूसरा रूट आ रहा है 12। तो 4 और 12 से पास करता हुआ डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड आया, मुझे कैसे समझा? क्योंकि देखिए t² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, y=ax² प्लस bx प्लस c। इसमें अगर a का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, क्या बोल रहा हूँ, x² का कोफिशिएंट मतलब a नेगेटिव होता है, ये बोलना है, ठीक है। x² का कोफिशिएंट a अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। तो इस तरह का ग्राफ आएगा ये डाउनवर्ड पैराबोला। अब हमें तो जो ग्राफ चाहिए वो t=8 से आगे आगे का चाहिए। तो 4 और 12 के आप देख सकते हो एकदम बीचों बीच आएगा 8। तो इतना ग्राफ हमें नहीं चाहिए, इस ग्राफ को हटा दिया, ठीक है। तो इतना ग्राफ है। तो नेट ग्राफ कितना बना, टोटल जो ग्राफ है वो कितना बना? देखो, ये दोनों ग्राफ्स को ज्वाइन कर देते हैं। मैं इसको उठाकर ऊपर ले आता हूँ थोड़ा। 8 से आगे आगे वाला ग्राफ ये है, तो इस ग्राफ को लेकर चलते हैं अपन ऊपर। तो 8 से आगे आगे वाला ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। इन दोनों ग्राफ्स को ज्वाइन कर देते हैं, ये ऐसा है, कुछ कुछ ऐसा बनेगा। तो ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक काम करते हैं, इसको फिर से ड्रॉ कर देते हैं। तो 8 के आगे आगे वाला ग्राफ ऐसा है, देख लो एक बार यहाँ ठीक से, इस तरह का ग्राफ है। ये ऐसा आ रहा है ग्राफ नीचे, कहाँ तक? 12 तक। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा, ये कैसे पता चला कि ग्राफ यहाँ पर ऐसा कनेक्ट होने ही वाला है? चेक करके देख लीजिए कि t=8 पर कितना वैल्यू आ रहा है। यहाँ पर हमने रिलेशन निकाला है, यहाँ पर ये वाला y2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसमें आप वैल्यू पुट करके देखिए कि अगर आपने इसमें t पुट किया, यहाँ पर अगर आपने पुट किया t=8 तो वैल्यू कितना आएगा? तो आएगा y(2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू 5 इंटू 8 - 12 इंटू -8 - 4। तो ये हुआ 5 इंटू 8 - 12 होता है -4, और -8 - 4 हुआ -12। तो 12 5 = 60 और 60 इंटू 4
24 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 240 ही आ रहा है। तो y21 t इक्वल्स टू 8 पर 240 आ रहा है, दिखाई दिया। तो पहले हमने इस इक्वेशन के हिसाब से निकाला था तो भी t इक्वल्स टू 8 पर 240 आया था, और अभी निकाला तो भी 240 आ रहा है। मतलब इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी है, ग्राफ कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं है ग्राफ में।